ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमारी जो रीजनल एस्पिरेशन है, हमारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों की कुछ अपने धर्म, भाषा और संस्कृति और भौगोलिक विशिष्टताओं को लेकर समय समय पर उनकी कुछ मांगे उठती रहती हैं। जैसे आपको पता है कि भारत अनेक भाषा, धर्म, संस्कृति और भौगोलिक विशिष्टताओं से भरा हुआ देश है। तो एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जाता है। अपने जो अलग अलग रीजन हैं वहाँ के लोग अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं को बनाए रखने के लिए समय समय पर सरकार से कुछ मांगे करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, और यही हम रीजनल एस्पिरेशन के रूप में जानते हैं। यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है, परंतु भारत में विविधताओं की चुनौती से निपटने के लिए देश की आंतरिक सीमाओं को पुनः निर्धारित किया गया और सभी समूह के व्यक्तियों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अगर हम यूरोप के कंट्रियों में जाते हैं तो वहाँ जो डाइवर्सिटी है उसको देश के लिए खतरा समझा जाता है, पर भारत में ऐसा नहीं। हमने डाइवर्सिटी को अपने देश के लिए गहना माना, खतरा नहीं माना है। और डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए ही इंडिया में देखो भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए गए और कुछ स्टेट्स हमारे भौगोलिकता के आधार पर भी बनाए गए, भौगोलिक जो विशेषता है उसके आधार पर भी बनाए गए। पर हमारे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं भाषा के आधार पर बने ताकि हमारी भाषाई विविधता को बनाए रखा जा सके। भारत में सन 1980 के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। कई बार संकीर्ण स्वार्थों, विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्रीयता की भावना जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। अगर हम 1980 का डिकेड देखते हैं, 1980 से लेकर 1990 तक का जो समय देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इस समय में हमारे अलग अलग रीजन, नागालैंड है, आपके मेघालय, असम और पंजाब, जम्मू कश्मीर, अलग अलग जगह पे लोगों के अलग अलग डिमांड्स, स्वायत्तता मतलब अधिक स्वतंत्रता की मांग उठी है। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि स्वायत्तता को उन्होंने स्वतंत्रता के रूप में भी ले लिया। कहीं कहीं पर जो स्वायत्तता की जो मांग उठी वहां पर विदेशी समर्थन, प्रोत्साहन और कुछ संकीर्ण स्वार्थों की वजह से अलगाव का रास्ता भी देखने को मिलता है। भारत में क्षेत्रीयता के क्या कारण है? भारत में धार्मिक विभिन्नता है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता है, भौगोलिक विभिन्नता है, राजनीतिक स्वार्थ, असंतुलित विकास, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। भारत में ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने का कारण या अलग अलग जगह पे कई बार अनेक मांगे उठती हैं, इसके कई कारण हैं। भारत धार्मिक विभिन्नताओं वाला देश है, सांस्कृतिक विभिन्नता वाला देश है, भौगोलिक विभिन्नता भी यहाँ पे मिलती है। अब इनके साथ साथ कई बार राजनीतिक स्वार्थ इनके साथ जुड़ जाता है और असंतुलित विकास। आप जानते हैं कि भारत के सभी क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं है। हमारे कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित हैं तो कहीं पे अभी विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो भी इन भावनाओं को बल दे देते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर स्वायत्तता की मांग उठती है। स्वायत्तता की मांग उठना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, पर वही जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है, यानी कि अलगाव का मतलब होता है भारत से अलग होने के लिए जब डिमांड करने लगती है और हिंसा का रास्ता पकड़ लेती है, तो ये हमारे लिए खतरा बन जाता है। जम्मू और कश्मीर, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर आज ये 2 यूनियन टेरिटरी बन चुका है, पर 2 यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था और जिसे आर्टिकल नंबर 370 के तहत काफी स्वायत्तता दी गई थी। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर का एक भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तानी कश्मीर का भाग अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित कर दिया गया। 1948 में ही जम्मू कश्मीर का जो है आधा भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और भारत कश्मीर में एक एलओसी लाइन खींची गई और एक कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आ गया है। पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा जो है पीओके का कुछ हिस्सा जो है चीन को अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया, जो उसका अधिकार नहीं था।
स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। यहाँ के राजा हरि सिंह ने इसको अलग स्वतंत्र देश घोषित किया तो पाकिस्तानी कबायलियों को की घुसपैठ के कारण राजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी और बदले में कश्मीर के भारत में विलय करने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तथा भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष राज्य की दर्जा दिया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार जब भारत को आजाद मुक्त करके जा रही थी उस समय भारत में 565 रियासतें थी और ये 565 रियासतों को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो अपनी इच्छा से भारत इंडियन यूनियन के साथ जुड़ सकते हैं, पाकिस्तान के साथ चाहे तो ऐड हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। बहुत सारे हमारे छोटे बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रजवाड़े थे, उन्होंने भारत के साथ विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे, पर कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे दिक्कतें पैदा हुई, उनमें से जम्मू कश्मीर भी था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो भारत और पाकिस्तान दोनों में जम्मू कश्मीर को ऐड नहीं करना चाहते थे। इसी समय पाकिस्तान की तरफ से कबायली घुसपैठियों द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण होता है और जम्मू कश्मीर का काफी बड़ा इलाका जो है हम अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांगते हैं और भारत सरकार से मदद दी जाती है शर्त पे कि जम्मू कश्मीर अगर भारत का हिस्सा होता है तो ही मदद किया जाएगा। यानी कि विलय पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा सिग्नेचर हो जाते हैं, जिसके बाद लीगली कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता है। पर यह मामला यूएन में चला जाता है और यूएन में जाने के बाद यूएन के जो मेंबर्स डेलीगेट्स आकर यहाँ पर लाइन ऑफ एलओसी खींच देते हैं कि जब तक कोई इस मामले का कोई समाधान नहीं निकलता तब तक जो सेना एलओसी रहेगी, एलओसी का एक हिस्सा जो है, एलओसी के पार पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा और भारत की तरफ भारत के पास रहेगा। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 370 के बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य, विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। पाकिस्तान के उग्रवादी व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण ये देश क्षेत्र अशांत बना हुआ है। यहाँ के अलगाववादियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाया जाए, कश्मीर का पाकिस्तान में विलय किया जाए या कश्मीर भारत का ही रहे परंतु इसे और अधिक स्वायत्तता दी जाए। कश्मीर में बहुत समय से अशांति बनी हुई थी और अभी भी है अशांति, क्योंकि पाकिस्तानी जो उग्रवादी हैं इन्हें सपोर्ट करते हैं, कश्मीरी अलगाववादियों को सपोर्ट करते रहते हैं। अगर हम कश्मीर के अलगाववादियों के बारे में जानते हैं तो कश्मीर के अलगाववादियों में भी अलगाववादी मतलब जो अलग होना चाहते हैं, अलगाववादियों में जो भारत से अलगाव रखते हैं। अलगाववादी भी 3 तरह के हैं। कुछ अलगाववादी चाहते हैं कश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र बने, कुछ अलगाववादी चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ हो जाए और कुछ अलगाववादी चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे पर कश्मीर को अधिक स्वायत्तता दी जाए। यानी कि सभी अलगाववादियों के विचार भी एक जैसे नहीं है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी एक समय काफी अलगाव पैदा हुआ था। 1920 के दशक में गठित अकाली दल ने पंजाबी भाषी क्षेत्र के गठन के लिए आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग करके सन 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बनाए गए। 1920 के दशक में ही अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल उस समय तक पंजाब जो है एक अलग कोई ऐसा प्रांत नहीं था, तो इन्होंने पंजाब प्रांत बनाने के लिए अलग से मांग की। 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा से अलग करके, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अलग करके पंजाब एक अलग स्टेट बनाया गया। अकाली दल ने सन 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग की और कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की मांग की। 1973 में आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में सम्मेलन हुआ और यहाँ पर अकाली दल के जो नेता थे उन्होंने कुछ मांग उठाई। एक तो सिख पहचान की मांग उठी, वो पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते थे, पर कुछ
चरमपंथी विचारधारा के अकाली दल के नेता थे, वो पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करने लग गए। उनकी मांग हिंसक होती चली गई, उन्होंने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया और उनके द्वारा जगह जगह भारत में जो हिंसा हो रही थी, कहीं पे बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं पे और कुछ हिंसा कर रहे हैं, तो उनकी हिंसा को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। सन 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया और उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। 1980 के बाद अगर हम देखते हैं तो अकाली दल में कुछ नेता नरमपंथी थे और कुछ बहुत चरमपंथी थे जो उग्र रूप धारण कर लिया था। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना चरमपंथियों ने उग्रपंथियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया, जहां वो हथियार वगैरह अपना इकट्ठा करते थे। इन पर काबू पाने के लिए सरकार ने जून 1984 में कार्रवाई की स्वर्ण मंदिर पर, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इस सैन्य कार्रवाई को सिखों ने अपने धर्म, विश्वास और पर एक हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी पर की हत्या कर दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर पर भारत सरकार द्वारा जो हमला किया गया था, उसकी वजह से स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान हुआ। और आप सब जानते हैं कि सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर का क्या महत्व है। उन्होंने इस हमले को अपने धर्म, अपने विश्वास, अपने आस्था पे हमला माना और इसीलिए इंदिरा गांधी के जो 2 बॉडीगार्ड थे, सिख लड़के थे, उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और इस हत्या के तुरंत बाद भारत में सिखों के विरुद्ध भयानक हिंसा भड़क उठी। पंजाब समझौता काफी समय तक उग्रवादी इस हिंसा के बाद भी ये जो स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ था, इसके बाद भी उग्रवादी शांत नहीं हुए थे और जगह जगह हिंसा होती ही रहती थी। और भारत सरकार द्वारा भी सिखों की जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के विरुद्ध जो हिंसा हुई थी, इसकी वजह से भी जो माहौल है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। फिर पंजाब समझौता हुआ। जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगोवाल तथा राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ शांति के लिए, जिसे हम पंजाब समझौता के नाम से जानते हैं। इसे लोगोवाल समझौता भी कहते हैं और इसे पंजाब समझौता भी कहा जाता है। जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगोवाल और राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ, शांति के प्रयास हुए और जिसे हम लोगोवाल समझौता भी कहते हैं। इस समझौते में कुछ बातें थी कि जो इस हिंसा में सिखों के विरुद्ध जो हिंसा हुई थी, उसमें जो लोग घायल हुए थे उनकी सरकार मदद करेगी। चंडीगढ़ जो राजधानी हो पंजाब को दे दी जाएगी और हरियाणा और पंजाब के बीच नदी के जल को लेकर जो बंटवारा था, उसको सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। इसमें काफी कुछ बातें थी ताकि पंजाब में शांति बहाल की जा सके। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएं, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 स्टेट्स हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो है, जब भारत विभाजन के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान बना, उसकी वजह से हमारा ये वाला हिस्सा, इससे से भारत की कनेक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो हिस्सा थोड़ा अलग थलग सा पड़ गया और ये हिस्सा जो है, इसमें डेवलपमेंट का भी उतना नहीं हो पाया। तो यहाँ पर समय समय पर यहाँ के स्टेट्स जो हैं, इन्होंने डिमांड करते हैं, कुछ स्वायत्तता के लिए डिमांड करते हैं। पूर्वोत्तर भारत, इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं। भारत की 4% आबादी 4% आबादी इस इलाके में रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती हैं। ये क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, अगर हम उनके साथ ट्रेड करना चाहते तो यही हमारे लिए रास्ता है। संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत विभाजन के बाद ये इलाका भारत से थोड़ा अलग थलग पड़ गया, जिसकी वजह से संचार व्यवस्था,
और कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया। उसके अलावा दूसरे देशों की सीमाएं इन राज्यों से मिलती है, जिसकी वजह से इलाका बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन तथा बाहरी लोगों के विरोध मुद्दे आदि प्रभावित रहे हैं। स्वायत्तता की मांग क्या होता है? स्वायत्तता मतलब अधिक स्वतंत्रता की मांग। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने कंट्री में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल के पास अधिक अधिकार है और स्टेट के पास कम अधिकार है। तो कुछ स्टेट्स अपने लिए ज्यादा अधिकार की डिमांड करते हैं, सेंटर से अधिक स्वायत्तता चाहते हैं। आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता था, जिसमें अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते थे। इन समुदाय ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग करी। जिस समय आजादी के समय मणिपुर, त्रिपुरा, ये पूरा ही इलाका असम के अंदर आता था। असम एक बहुत बड़ा इलाका था, पर असम के अंदर अनेक जनजाति, जो बड़ा एक असम इलाका था, इसमें अनेक जनजाति के समुदाय के लोग रहते हैं। ये जनजाति समुदाय भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, अलग अलग इनका समुदाय होता है। ये अलग अलग ही अपने अलग अलग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी विशिष्ट भाषा संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं। अगर ये सारे के सारे एक ही असम स्टेट के अंदर होते तो इन पे असमी भाषा थोपी जाती और इनके अपनी जो इनकी अलग आइडेंटिटी है वो सुरक्षित नहीं रह पाती। इसीलिए असम से अलग अलग स्टेट्स बनाए गए और इन्हें अलग करते चले गए। अलगाववादी आंदोलन, मिजोरम सन 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल का असम सरकार द्वारा उचित प्रबंधन न करने पर यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन उभरा। मिजोरम जो अब एक अलग स्टेट है, पहले अलग स्टेट नहीं था, यह असम का हिस्सा था। मिजोरम में अकाल आया, मिजोरम जो पर्वतीय इलाका, यहाँ पर अकाल आया और असम सरकार ने इस अकाल का प्रबंधन सही से नहीं किया, जिसकी वजह से मिजोरम इलाके के जो लोग थे वो असम सरकार से नाराज हुए और अलगाव का आंदोलन उभरा। अलगाव का मतलब अभी असम से अलग होकर अलग स्टेट बनाना चाह रहे थे, असम से अलग होकर एक अलग स्टेट बनाना चाह रहे। कारण मिजोरम के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ अकाल पड़ा और असम की सरकार उस समय कोई उचित प्रबंधन नहीं कर पाई, इसलिए सरकार से नाराज हुए और अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड करने लगे। सन 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने लाल डेंगा के नेतृत्व में आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया। 1986 में राजीव गांधी तथा लाल डेंगा के बीच शांति समझौता हुआ और मिजोरम एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पर उनके नेता थे लाल डेंगा। काफी समय तक इन्होंने मिजोरम को एक अलग स्टेट बनाने के लिए सशस्त्र विद्रोह छेड़ा। राजीव गांधी द्वारा 1986 में राजीव गांधी 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। नागालैंड, नागा नेशनल काउंसिल एनसीसी में अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में सन 1951 में भारत सरकार से अलग होने और बृहत नागालैंड की मांग के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाया हुआ था। इस समय कुछ समय बाद एनएनसी में दो गुट, एक इशाक मुइबा एम तथा दूसरा खापलांग के बन गए। भारत सरकार ने सन 2015 में एनसीसी एम गुट से शांति स्थापना के लिए समझौता किया, परंतु स्थायी शांति अभी बाकी है। नागालैंड में भी काफी समय से विद्रोह चलता रहता है। नागालैंड की कुछ जनता जो है भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे, तो नागालैंड को एक अलग राज्य बनाकर उससे सेटिस्फाई करने की कोशिश किया गया। नागा नेशनल काउंसिल में अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में सन 1951 में भारत से अलग होने और बृहत नागालैंड की मांग के लिए सशस्त्र संघर्ष चला हुआ था। कुछ समय बाद एनसीसी में दो गुट, एक इशाक मुइबा एम तथा दूसरा खापलांग के बन गए, मतलब एनसीसी के दो हिस्से हो गए। भारत सरकार ने सन 2015 में एनसीसी एम, जो कि इशाक मुइबा का था, उसके साथ समझौता किया शांति समझौते के लिए, पर अभी भी नागालैंड में उतनी शांति नहीं जितना हम चाहते हैं। बाहरी लोगों का विरोध, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेश से घुसपैठी तथा भारत के दूसरे प्रांतों में आए लोगों को यहाँ की जनता अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानती है। तो पूर्वोत्तर के अगर हम सभी स्टेट्स के बारे में देखते हैं तो पूर्वोत्तर के सभी स्टेट में हमें बाहरी लोग जो कि दूसरे देशों से या अलग स्टेट से इस इलाके में जो लोग आके रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे पूर्वोत्तर इलाके में विरोध देखने को मिलता है।
वो इसके लिए बाहर से आने वाले लोगों को अपने रोज़गार के लिए और अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। कल के लेक्चर में हम बाकी पढ़ेंगे।